तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2023 में जब G20 हो रहा है उसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है और भारत के अंदर अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में बैक टू बैक G20 से संबंधित मीटिंग्स होती जा रही है। कई सारी मीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसमें बड़े ऑफिशियल्स दूसरे देशों के शामिल होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जब G20 के सभी विदेश मंत्रियों की मीटिंग भारत के अंदर आयोजित की गई थी। उस समय देखने के लिए ये मिला था कि इस मीटिंग को बिगाड़ने का प्रयास वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से किया गया था। कारण ये था कि ये लोग चाहते थे कि G20 के मंच से ये लोग रशिया के बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे। कहने का मतलब एंटी रशिया एक्टिविटी चलाने की कोशिश ये लोग भारत से कर रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि ये परमिशन भारत की तरफ से नहीं दी जा सकती, जिसको लेकर रशिया की तरफ से पहले आपत्ति जताई गई। रशिया तो यहाँ तक कह चुका है कि जब तक स्टेटमेंट में रशिया को कंडेम नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जापान के द्वारा कोशिश की गई, जापान ने अपना विदेश मंत्री तक नहीं भेजा जब G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी। तो इस तरह की इवेंट्स लगातार भारत के अंदर G20 के दौरान होती जा रही है। हालांकि जो छोटी मोटी मीटिंग्स होती है जहां पर एक्चुअली वही सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जो G20 के सामने एक्चुअली इस समय है, वहां पर कोई समस्या नहीं आती। हम लोगों ने देखा कि जब अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग वगैरह हुई थी, जिस समय चाइना विरोध कर रहा था, उस समय सारा वेस्टर्न ब्लॉक भारत की तरफ खड़ा था और बड़े मजे से इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया। लेकिन दोस्तों फाइनली वो समय नजदीक आ रहा है जब G20 की एक्चुअल मीटिंग होगी, जहां पर सभी G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आने वाले हैं। जैसे जो बाइडेन हो गए, इमैनुअल मैक्रो हो गए, ऋषि सुनाक हो गए और यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी। भारत यहाँ पर हर हाल में चाहेगा कि व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2022 में G20 हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था और उस समय चूंकि युद्ध काफी पीक पर था, इस वजह से व्लादिमीर पुतिन ने वो मीटिंग स्किप कर दी थी और वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो ये समस्या भारत में ना आए और भारत में हर चीज प्रॉपरली की जाए, इसके लिए भारत काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है और ये एक मैसेज भी देगा दुनिया को कि देखिए व्लादिमीर पुतिन को वेस्टर्न ब्लॉक के सारे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ एक ही टेबल पर हम लोगों ने बैठाया। तो ये अचीवमेंट भारत हर हाल में हासिल करना चाहता है और इस अचीवमेंट के हम लोग एकदम नजदीक भी पहुंच चुके हैं। वेस्टर्न ब्लॉक ये सब जानता है कि भारत ऐसा कर सकता है। एक्चुअली इन सारी चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए अब इन लोगों ने नई चाल चल दी है। जी हाँ, और यहाँ पर मोहरा बनाया गया है यूक्रेन को। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें कि जो डिस्काउंट वाली बात लिखी मैंने थंबनेल पर कि आपने तेल के ऊपर जितना डिस्काउंट लिया वो आप वापिस कीजिए। वो कैसे वापिस कीजिए, देखिए अभी 1-2 दिन पहले ही यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत की विजिट पर आई हुई थी। उसको लेकर मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वो यहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने भारत की कई मायनों में तारीफ वगैरह भी की, लेकिन भारत से बहुत सारी डिमांड भी की। यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमें मेडिकल क्षेत्र में ऐड दीजिए, खाने पीने के क्षेत्र में ऐड दीजिए और हमारे यहाँ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इसे रीबिल्ड करने में भी हमारी आप मदद कीजिए। कहने का मतलब इन सब कामों के लिए आप भारी भरकम ऐड दीजिए। जो ऐड इस समय आप दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। मैं आपको बता दूं और आप भी जानते होंगे कि दुनिया में जब भी इस तरह के कोई क्राइसिस वगैरह आते हैं तो भारत हमेशा ऐड भेजता है, जिसमें सबसे पहले मेडिकल ऐड होती है। तो वो भारत भेज रहा है, खाने पीने की चीजें भी भेज रहा है, लेकिन अब ये लोग सप्लाई को कई गुना और बढ़वाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर भारत से ऐड मांग रहे हैं, जिसमें भारत को ऑब्वियसली काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो क्या भारत ने ठेका ले रखा है? हमने कहा था आपको कि आप नाटो ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद रशिया से पंगे लीजिए और अपने देश को तुड़वाइए, और आप उन देशों से क्यों नहीं मांगते जिन देशों ने आपको इन सब कामों के लिए भड़काया है। अब वो लोग अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपको हथियार भेज सकते हैं ताकि आप युद्ध में लगातार सर्वाइव कर सके, लंबे समय तक रशिया जैसे सुपर पावर से युद्ध लड़ सके, तो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रीबिल्ड करने के लिए पैसा मांग लीजिए। अगर सभी देश $1-1 बिलियन की भी मदद करेंगे तो ये बहुत हो गया आपके लिए। लेकिन इन्होंने भारत को स्पेशली टारगेट किया है ताकि भारत के सामने यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनाई जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐड के नाम पर मांगा है और भारत की चूंकि पॉलिसीज रही है ऐड देने की, तो भारत हर हाल में देगा। जो ऐड आज दी जा रही है डेफिनेटली इससे ज्यादा बढ़कर ऐड भारत की तरफ से यूक्रेन भेजी जाएगी और भेजी जानी भी चाहिए, इंसानियत यही कहती है। लेकिन दोस्तों जो इनकी दूसरी डिमांड है वो काफी ज्यादा भारत को फंसा देने वाली है और इसको जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि ये लोग G20 के कार्यक्रम को भारत के अंदर बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने दरअसल ये कहा है कि हमें भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका दीजिए। यानी हम सभी जानते हैं कि G20 के जितने मेंबर्स होते हैं वो तो शामिल होते ही है मीटिंग में, लेकिन साथ में अध्यक्षता करने वाले देश के पास कुछ राइट्स होते हैं कि जो G20 के बाहर के भी देश हैं उन्हें भी आप इन्वाइट कर सकते हैं। तो भारत ने भी कई सारे अन्य देशों को इन्वाइट किया है जो कि G20 के मेंबर नहीं है। अब ये लोग चाहते हैं कि इसी बेसिस पर
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी इनवाइट किया जाए, उन्हें यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाए। हो सकता है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर ना आ पाए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें यहाँ पर बोलने के लिए मौका दिया जाए। अब वो जब यहाँ आकर बोलेंगे या G20 के सम्मेलन में वर्चुअली भी शामिल होते हैं और वो जब अपनी बात रखेंगे तो वो रशिया से शुरू होकर रशिया तक ही खत्म हो जाएगी, ये हम सभी जानते हैं। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भारत अपने भारी भरकम प्रयासों के बाद वेस्टर्न राष्ट्र अध्यक्षों के साथ साथ रशियन राष्ट्र अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन को भी एक ही टेबल पर बैठाने वाले हैं। उसी दौरान जब जेलेंस्की अपनी बकवास करेंगे वर्चुअली, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो शुरुआत से ही रशिया को कंडेम करना शुरू करेंगे और एंड तक रशिया को कोसते रहेंगे, जिससे भारत और रशिया के बीच में फ्रैक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि रशिया फिर भारत को कहेगा कि देखिए आपने इनको बुलाया और उन्होंने यहाँ पर एंटी रशिया एक्टिविटी की। अब G20 की अगर बात की जाए तो उसका मकसद तो ये नहीं है कि आप किसी देश को कंडेम कीजिए। कई सारे दूसरे मुद्दे हैं, फाइनेंशियल मुद्दे हैं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है। इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन किए जाते हैं, समाधान ढूंढे जाते हैं, ना कि किसी एक देश को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो कहने का मतलब G20 का ये लोग मकसद ही चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब आप ये जानते होंगे कि जब इंडोनेशिया में G20 हुआ था, जिसपे व्लादिमीर पुतिन तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आकर जेलेंस्की को इन्वाइट किया था और उन्होंने ऐसा ही किया जो मैंने अभी आपको बताया। एंटी रशिया काफी ज्यादा बातचीत की और काफी ज्यादा घेरने की कोशिश की रशिया को। तो वो इसी तरह की चीज भारत के अंदर भी करना चाहते हैं। तो इंडोनेशिया और भारत में फर्क है, चूंकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये भारत के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल समय माना जा रहा है, क्योंकि भारत अगर इनकार कर देता है तो एक पूरी लॉबी से हमारे मनमुटाव हो जाएंगे, और अगर इन्हें अलाउ कर दिया जाता है तो रशिया से मनमुटाव हो जाएंगे। तो स्थिति काफी फ्रैक्शन वाली होने वाली है कुल मिलाकर। अब देखने वाली यहाँ पर बात रहेगी कि भारत अपनी डिप्लोमेसी के प्रयासों से किस तरह से इस मुसीबत को दूर करता है। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या भारत ने जेलेंस्की को इनवाइट करना चाहिए या फिर नहीं।